Hello everyone, I welcome you all to Engineers Career Group online platform. My name is राकेश वर्मा और आज जो वीडियो का टॉपिक जो है वो है HPPSC AE और HPSC AE के बारे में। काफ़ी बच्चे जो हरियाणा के बच्चे हैं इनका फॉर्म तो काफ़ी पहले निकल चुका था। जो पॉसिबल डेट्स हैं एग्जाम होने के काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, वो अगस्त के अराउंड जो है हो सकता है एग्जाम। तो एक पहला डाउट जो बच्चों का था कि कब सर एग्जाम होगा, इसका एग्जाम अगस्त में जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है होने की। नेक्स्ट है आपका HPPSC AE। तो ये हिमाचल में 15 वैकेंसीज कुछ दिन पहले ही आउट हुई थी। तो इसमें भी बच्चों का डाउट है कि सर प्रिपरेशन किस तरीके से करें। ठीक है, तो इसमें वैसे बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, लेकिन इनका कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, वो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। देखो, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, अभी तक आप जो है काफी कंफर्टेबल हो एग्जाम देने में, जितने भी AE और JEE के स्टूडेंट हैं, कि सर ऑब्जेक्टिव ठीक है लेकिन सब्जेक्टिव हमें समझ नहीं आता कि सर किस तरीके से करना है। तो आज मैं उसी के बारे में काफी डाउट जो है तुम्हारे जितने भी हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट में क्लियर कर दूंगा। साथ के साथ एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें बताऊंगा सारी चीजें। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज के बाद हर कोई ना कोई, यानी अभी तो स्टार्ट आज मैं कर रहा हूँ, मैं स्टील स्ट्रक्चर से कुछ टॉपिक उठाऊंगा, उससे स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन आज के बाद रेगुलर या वन डे के बाद जो है आपके लिए इस चैनल पे हमेशा वीडियो आएगी जिसमें हम मेंस का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किस तरीके से करना है वो हम बताएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव अगर आपने कर रखा है और सब्जेक्टिव को आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है किस तरीके से करना है, या फिर आप हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हो, वीडियो देखना आपको सही लगेगा तो आप यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो किस तरीके से जो है आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं बता रहा था कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, तो जिन लोगों ने IAS मेंस का एग्जाम दिया है उनको पहले से पता होगा। जिन्होंने नहीं दिया है उनको, उन्होंने जो तैयारी की है अभी तक वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे की। अब जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, स्टील स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है आपका, किसमें, स्टील स्ट्रक्चर में, जहां से क्वेश्चन काफी होते हैं भाई। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कनेक्शन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से भी क्या, एफिशिएंसी निकालने का, एफिशिएंसी ऑफ बोल्ट या रिबिट आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो फिलेट वेल्ड का जो डिजाइन लेंथ है, डिजाइन लेंथ, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इससे ज्यादा आते हैं। और दूसरा इसेंट्रिक कनेक्शन, इनसे काफी कनेक्शन क्वेश्चन जो है आपके रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस से दो टॉपिक से काफी क्वेश्चन रहते हैं आपके। पहला है आपका शेप फैक्टर और दूसरा है आपका प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम। ठीक है, या फिर फ्रेम, फ्रेम का क्वेश्चन भी हो सकता है मेंस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब में से मैं एक एक करके सारे टॉपिक आपके करवाते रहूंगा जैसे जैसे हम आगे वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो करने वाला हूं शेप फैक्टर। ठीक है, तो शेप फैक्टर देखेंगे और मैं कोई प्रीवियस ईयर IAS का ही क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि सर, अब तुम्हें यहाँ पे दो चीजें पता चल जाएंगी कि सर ऑब्जेक्टिव में तो ये सब नहीं करना पड़ता था, ठीक है, सब्जेक्टिव में किस तरीके से आपको लाइंस लिखनी है वो सब चीजें मैटर करती हैं, डायग्राम किस तरीके से क्लीनली आपको बनाना है वो सब मैटर करता है। तो उसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत लग जाएगा। तो शेप फैक्टर होता क्या है, शेप फैक्टर जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं शेप फैक्टर की बात करूं तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका रिजर्व स्ट्रेंथ, रिजर्व स्ट्रेंथ। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसा, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू इलास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है, तो शेप फैक्टर जो है रेशियो होता है प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अपॉन इलास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। रिजर्व स्ट्रेंथ बताता है, इसका मतलब यह है कि जिस भी शेप का शेप फैक्टर ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और ये आपको हमेशा कब देखने को मिलेगा, ये तभी देखने को मिलेगा उन मटेरियल में जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है, जो पर्टिकुलर ग्राफ होगा। जैसे मैं बात करता हूं आपका
स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर लेता हूँ, ये आपका स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लास्टिक रीजन, जो ये पूरा इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन ये काफी बड़ा है, ठीक है। तो जहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होता होगा जिन मटेरियल्स में, उसका शेप फैक्टर हमेशा ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। जिनका ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसे कंक्रीट है तो प्लास्टिक और इलास्टिक में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, वैल्यू उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो एक चीज तो हमने ये देख ली, ठीक है। तो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू इलास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी क्या होता है आपका, शेप फैक्टर। अब इसका मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो शेप फैक्टर अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी MP बाई ME, ठीक है। MP क्या होता है आपका, मूवमेंट। हमें फ्लेक्सुरल इक्वेशन पता है सोम की, M अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। और यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये हो जाएगा, इसको MP से बनाते हैं, चलो M से बनाएंगे तो सिग्मा, ये आई ऊपर चला जाएगा, y नीचे, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू जेड। तो जो ये I बाई वाई है, ये I बाई वाई आपका Z होता है, वैसे तो I बाई वाई मैक्स होता है, मैं इसको Y कर देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मटेरियल यील्ड कर जाएगा, ये उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है। स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगा, हमेशा वाई मैक्स पे होगा। तो I बाई वाई मैक्स आपका होता है Z, यानी ये है आपका सेक्शन मॉडुलस। ये क्या है आपका, ये है आपका सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अब वहीं से मैं इस फॉर्मूले को बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। M क्या है, सिग्मा इंटू जेड। ये सिग्मा कौन सा था, ये है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन टेक। हम मान लेते हैं भाई, तुम्हें पता ही तो है, डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या मानते हैं, जो आपका माइल्ड स्टील है, हम मानते हैं अगर ये सिग्मा पे पहुंच गया, सिग्मा वाई पे यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, यानी यील्ड स्ट्रेस पॉइंट पे पहुंच गया, तो हम क्या मानते हैं, इसको फेल मानते हैं, ठीक है ना। तो वही मैक्सिमम स्ट्रेस है जो ये कैरी कर सकता है। तो इसी को यूज करके मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वाई, अब P है तो यहाँ पे लिख देंगे ZP, ME ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू यहाँ पे ME है तो यहाँ पे हो जाएगा ZE। अब सिग्मा वाई से सिग्मा वाई काट दो, शेयर फोर्स, ये सॉरी शेयर फोर्स बोल रहा हूं मैं, सॉरी, शेप फैक्टर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ZP बाई ZE। अब फॉर्मूला को मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो शेयर फोर्स का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया ZP बाई ZE। अब ये दोनों कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट करने मैं तुमको बता देता हूं, वैसे हमने क्लास में सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। तो ZP कैसे कैलकुलेट करते हैं, A/2 Y1 का बार प्लस Y2 का बार। और ZE कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे I बाई वाई मैक्स से, ठीक है। I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, Y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस, ये है एरिया, ये है आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये भी है सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया ZP बाई ZE, अब इसको ध्यान रखना। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब तुमने अभी तक कितना पढ़ा होगा, बस इतना ही पढ़ा कि सर शेयर फैक्टर होता क्या है। तो एग्जाम में आता है, ऑप्शन रहेंगे 4, जिसमें से एक ऑप्शन होगा ZP बाई ZE की फॉर्म में होगा। ये बोलेगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, शेयर फैक्टर, टिक मार दो। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अपॉन इलास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अगर ऑप्शन में हो तो टिक मार दो। ये बेसिक चीज आपने पढ़ी होगी अभी तक। या फिर डायरेक्ट हमने कई चीजें देखी हुई हैं कि सर शेप फैक्टर अलग अलग शेप का कितना होता है, ठीक है। तो शेप फैक्टर अलग अलग शेप का अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल शेप का आपका शेप फैक्टर कितना होता है भाई, 1.5, ठीक। अब सर्कुलर शेप का पूछ लेता है कभी कभार, कितना होता है, 1.69। अगर मैं डायमंड शेप देखूं तो डायमंड शेप का कितना होता है, 2, ठीक है। और कौन कौन सी शेप हो सकती है, आई का क्या होता है आपका 1.2 से लेके 1.12 से लेके 1.5, ठीक है। इसकी रेंज ये होती है। या एच का पूछ ले, एच का कितना हो जाएगा, तो तुमको डायरेक्ट ऐसे शेप दिए रहते हैं, बोल लेते, पूछता है कि भाई शेप फैक्टर बताओ कितना है। तो अगर ऑप्शन में 1.5 कहीं पे होगा आप टिक कर लोगे इजीली, बड़ा आसान है। हाँ, और एक सबसे ज्यादा शेप फैक्टर किसका होता है भाई, वो होता है आपका ट्रायंगुलर शेप का, कितना, 2.34, ठीक है ना, 2.34 इसका होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रहते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे कैसा पूछता है, शेप दे रखी होगी, बोलेगा बताओ शेप फैक्टर कितना है। तो अगर आपका पूछा होगा रेक्टेंगुलर तो कितना होगा शेप फैक्टर, 1.5, सर्कुलर 1.69, ये ट्रायंगुलर 2.34, डायमंड 2, आई सेक्शन 1.2 1.12 से लेके 1.5।
तो ये पता होना चाहिए, बस टिक मार दो, तुम्हारा काम हो गया, वहीं पे क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, हम चाहे तो इनका भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कोई प्रीवियस ईयर PYQ ही लूंगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हम क्लास में पढ़ते भी हैं और ये मैंने क्लास में तुम्हें करवा रखा है सारा कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है ESE 2003 में, ये क्वेश्चन आया था, चैनल सेक्शन है आपका, ठीक है, ये चैनल सेक्शन है। ये टोटल जो है ये है आपका 60 mm, यहां से है 80 mm, और ये है आपका 10 mm, इधर से भी है 10 mm, वेब थिकनेस भी है आपकी 10 mm, ठीक है ना। तो पूछा हुआ है भाई इसका शेप फैक्टर बताइए, शेप फैक्टर आपको इसका बताना है कितना होगा, ठीक है ना। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, क्या बताया था, शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, ZP/ZE, बोला था कि नहीं बोला था। ZP क्या होता है भाई बताओ, तुम्हें पता है ZP क्या होता है, सर आपने बोला था A/2 y1 का बार प्लस y2 का बार। अब यहाँ पे जरा देखना, ये y1 बार y2 बार कैसे निकालेंगे, ये जो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, ठीक है, जो भी x एक्सिस मान लो आप इसके अबाउट, यानी ऊपर की तरफ y1 बार, ये इधर की तरफ y1 बार और नीचे की तरफ ये y2 बार। तो देखो ये सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अबाउट देखोगे, हाथ रखो नीचे तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। अगर मैं एक निकाल दूं तो सेम दूसरा भी वही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। कैसे निकालते हैं सेंट्रल डिस्टेंस, अरे पता है तुमको, y1 बार कितना होगा, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, यही होता है ना, ठीक है। अब अगर मैं इस हाफ का निकाल दूं ऊपर वाले का तो नीचे वाले का निकल जाएगा। अब इसको तुम पूरा मान लो एक शेप, ठीक है, इसको मैं A1 मान लेता हूं, इसको A2 मान लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो A1 कितना होगा, अरे देखो शेप कितना है 60, डेप्थ कितनी है 10, 60 इंटू 10, y1 कितना हो जाएगा भाई, y1 अब यहां से डिस्टेंस, इस वाली x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी, इसके ऊपर यहां तक कितना होगा, ये कितना है, ये देखो 80, 80 का आधा 40, 40 और 5 45, 45 प्लस A2, ये है अब A2, ये वाला एरिया हो जाएगा A2, कितना है A2, अरे ये तो 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसका y बार कितना होगा भाई, तो रेक्टेंगल का हाफ तो होता है हमेशा कितना है 20, डिवाइडेड बाय कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी रुको रुको रुको, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे y1 बार बोलो चाहे y2 बार बोलो, ये कितना आ जाता है, ये चेक करना तुम, 35 mm आएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि कितना आपका y1 और y2 बार आ रहा है, निकाल दिया हमने 35 mm में, ठीक है। अब देखो इसमें मैं पुट कर दूंगा, ध्यान से देखना, ZP एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया देखो ये पूरा, अब एरिया पूरा कंसीडर करना है, 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 दो है ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 10, ठीक है ना। अच्छा और एक ये बीच वाला है कितना है 80 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 10, ये एरिया हो गया डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, और इधर क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 35 प्लस 35, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना भाई, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 70,000 mm³। जेड किस में होगा, सेक्शन मॉडुलस mm³ में होगा, क्योंकि mm में डायमेंशन थी तो mm³ में ही होगा। ये निकाल दिया मैंने ZP। अब क्या करना है तुमको, अब निकालना है ZE, ठीक है। तो ZE निकाल लेते हैं भाई। ZE क्या होता है, I बाई वाई मैक्स, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तुम्हें पूरा अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है, ये B है, ये D है, किधर x एक्सिस जिधर काट रही है उसका क्यूब, सीधा ध्यान रखो IXX, ये क्या हो जाएगा BD³/12, इसी का यूज करके निकाल दूंगा मैं, देखो टोटल BD³/12, B कितना है भाई 60, D कितना है 100 का क्यूब/12 माइनस माइनस, अब देखो अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, मैंने तो पूरा कंसीडर कर लिया, पर इतने में तो कुछ है ही नहीं, तो इसको घटाना भी पड़ेगा हमको। ये कितना बचा, ये 60 है, इसमें से 10 घटा दो, 50 बचा, 50 मल्टीप्लाई बाय 80 का क्यूब। तो यहाँ पे देखो 50
मल्टीप्लाई बाय 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 अपॉन वाई मैक्स कितना है भाई, वाई मैक्स होता है एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की दूरी। तो ये कितना हो गया, ये 80 है ना, ये 40 और 10 50 डिवाइड कर दो, इससे 50 है। व्हेन यू विल सॉल्व इट, ये ना ZE है भाई लोगों, ठीक है। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 57333.33 mm क्यूब। ये निकल गया, निकल गया। बस अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 5733.33। इसको कट करना, आई थिंक यहाँ पे वेट वेट वेट, ये ऐसा हो जाएगा 57,333। कट करोगे तो ये आएगा 1.22 के आसपास या 1.21 के आसपास जो है ये आ जाएगा, चेक कर लेना। तो इसका आंसर जो है शेयर फैक्टर का वो है 1.22। ये हो गया आपका आंसर। तो देखो भाई, तुम्हें अभी तक क्या पता था, अभी तक डायरेक्ट शेप आती थी, सर ये है रेक्टेंगल बताइए इसका क्या है, सर ये है ट्राइंगल बताइए इसका क्या है। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको कोई पर्टिकुलर शेप दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा बताओ शेप फैक्टर क्या। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज के बाद कोई ना कोई, वैसे तो मैं स्टील स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। आगे नेक्स्ट कमिंग वीक में भी मैं स्टील करवाऊंगा। जितने भी हिमाचल के बच्चे एई के लिए सीरियस हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। अब यहां पे तो देखो मैंने सीधा लिख दिया, लेकिन एक लिखने का भी वे होता है। आप ज्वाइन करोगे डेफिनेटली हम बताएंगे कि भाई किस तरीके से लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए, मार्क्स तभी फुल मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल उसी लेंथ का क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस लेंथ के एग्जाम, मतलब जो जितना लेंथ है इस क्वेश्चन का, ये चूज किया था। तो आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है, कि अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कितना डिफरेंस है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली आज से ही स्टार्ट कर दो भाई, 15 वैकेंसी काफी है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही वैकेंसी नहीं है, अभी और भी वैकेंसीज आनी है हिमाचल वालों। जेई में वैकेंसीज आपकी बची हुई है और एसएससी आने वाला है, एई आपके पास है, जेई आपके पास है, एसएससी आने वाला है। 3 एग्जाम तो ऐसे हो गए। तो अगर बैठे हो घर पे तो भाई जाग जाओ, ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी पंजाब के लिए पीएसपीसीएल की एग्जाम्स वो फॉर्म तो निकल ही चुके हैं, आई थिंक उसकी लास्ट डेट 1-2 दिन में ही है। PSSB में भी वैकेंसीज हैं, एसएससी में 4 एग्जाम आपके लिए वेट कर रहे हैं। सेम हरियाणा वाले HPPSC, ये HPSC एई और एसएससी 2 एग्जाम तुम्हारे लिए हैं। तो भाई वेट करना बंद करो, खड़े उठो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये अगले 6 महीने डिसाइड करेंगे कि आप कहां तक जाने वाले हो, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अब तुम्हारे साथ कनेक्शन में रहूं। बीच में काफी काम थे जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूं। और जिनको जिस भी तरीके का डाउट है, नंबर जिनके पास है वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जिनके पास नहीं है और उनका किसी भी तरीके का क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूंगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।